मैं अंकित कुमार आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी छात्रों से ये अनुरोध करूंगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि आपका सर्वप्रथम हम आपका सिलेबस को देखते हैं। तो मॉड्यूल फर्स्ट यानी कि प्रथम मॉड्यूल में आपकी सुरक्षा अभ्यास व हस्त औजार के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर में आपको आईटीआई संगठन व इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के अवसर यानी कि आईटीआई संगठन और इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में आपको क्या क्या अवसर प्राप्त होंगे वो आपको बताए जाते हैं। वो निम्न प्रकार हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है और एनसीवीटी के द्वारा हमारा पाठ्यक्रम को चलाया जाता है, जो अलग अलग प्रकार से चलाया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह एक आईटीआई जो एक प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो अतः जैसे कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के कोर्स इस समय कराए जाते हैं। डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है और आपकी डिग्री है। लेकिन जो कोर्स आप देख रहे हैं ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसे आप 8वीं 10वीं या 12वीं करने के बाद कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें जैसे कि आपको 3 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का और 2 वर्ष का। अधिकतम आईटीआई जो कोर्स कराए जाते हैं वे 2 वर्षीय होते हैं। कुछ आईटीआई कोर्स 1 वर्षीय भी होते हैं। और अभी तक जो कोर्स कराए जा रहे हैं वो सभी आपको सीधे आपके व्यवसाय के बारे में अवगत कराते हैं कि जो आपके आईटीआई होती हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो अधिक मात्रा में प्रचलित है। लेकिन हम आपके इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रीशियन करने के बाद आप विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में, आप विभिन्न प्रकार के संगठनों में या सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अधिक मात्रा में आप अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रशिक्षण कराया जाता है। इसमें आपको मोटर, ट्रांसफार्मर, पंखे, वायरिंग, फिटिंग आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें आपको ड्राइंग बनाना, आपको उनका मेंटेनेंस करना। इसमें आपको ये भी अवगत कराया जाता है कि आपके कोर्स का 70% फोकस आपके प्रैक्टिकल पर रखा जाता है, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि आईटीआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है और थ्योरेटिकल बहुत कम होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क ही आईटीआई का बंदा करता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल पर अधिक ध्यान देना चाहिए और साथ साथ अपनी थ्योरी और अन्य विषय पर भी आपको उतना ही ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रोजगार के अवसर। तो आपको रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ पर प्राप्त कराए जा सकते हैं। तो रोजगार के अवसर आपको विद्युत बोर्ड, रेलवे, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट व अन्य सरकारी अर्धसरकारी कंपनियों में और निजी कारखानों में। बहुत से निजी कारखाने हैं। वेल्डिंग की दुकान, इलेक्ट्रिक मोटर की वाइंडिंग, इलेक्ट्रिक दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, फ्लैट सर्विस इत्यादि इत्यादि में आप अपने काम कर सकते हैं। स्वरोजगार के रूप में भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। आप अपना एक घरेलू रूप से भी कार्य कर सकते हैं और अपनी एक शॉप भी खोल सकते हैं, जिसमें आप मरम्मत का कार्य कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन उपकरणों की मरम्मत होती है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा सा परिचय, जो आपको पता होना चाहिए और कहाँ कहाँ आपको इसकी जॉब मिल सकती है। अब हम आपके चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें है सुरक्षा नियम, सुरक्षा चिन्ह और जोखिम। यानी कि आपको आईटीआई के दौरान जिन सुरक्षा नियमों का पालन करना है, सुरक्षा चिन्ह जो आपको पता होने चाहिए कि इस चिन्ह का क्या मतलब है, इससे क्या परिणाम हो सकते हैं, और जोखिम यानी किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें आपको सावधानी सब पर्याय होती है। तो देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सुरक्षा नियम, चिन्ह और जोखिम। तो सुरक्षा नियमों की आवश्यकता क्या है। सुरक्षा नियमों की आवश्यकता क्या है, इसलिए है कि
अगर आप किसी काम को करते हुए किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, जिससे कि आपको चोट ना लगे, आपके द्वारा किसी और को चोट ना लगे, किसी की मृत्यु ना हो जाए या आपको कोई आघात ना हो जाए। तो इसके लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें जैसे कि आपको बताया है कि सुरक्षा के कुछ नियम हैं। केवल अर्हता प्राप्त यानी कि जो कि किसी कार्य को करना जो व्यक्ति कौशल प्राप्त हो वो ही उस कार्य को, विद्युत कार्य को करना चाहिए। जैसे कि आप ITI पॉलिटेक्निक डिग्री या आप उसमें महारत हासिल हो तो ही आपको इलेक्ट्रिक विद्युत कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये आघाती है और ये आपके नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी छोटी से लापरवाही आपके जीवन को समाप्त कर सकती है। कार्यशाला में जैसे जहाँ पर आप काम को करना है वहाँ पर फर्श को स्वच्छ और टूल को उत्तम दिशा में रखिए। जहाँ जहाँ उनकी उचित दूरी, उचित साफ सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए। हमें रबड़ के दस्तानों को और चटाई का प्रयोग करना चाहिए। PVC रोधी हैंडल, पेचकस का प्रयोग और लकड़ी का प्रयोग है। आज के वक्त में सभी पेचकस, प्लायर इत्यादि, जो आप प्लास कहते हैं, प्लायर कहते हैं, पेचकस है, ये भी है, वो सब PVC हैंडल में, अधिकतम PVC हैंडल में आ रहे हैं। तो आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं का प्रयोग है। कोई भी PVC टूटा हुआ, कटा हुआ या बिना PVC या बिना लकड़ी का कोई भी औजार आप प्रयोग ना करें। अगर आप किसी भी परिपथ पर काम करें, परिपथ का मतलब है कि आप किसी भी लाइन पर काम कर रहे हैं, तो प्रथम ये सुनिश्चित कर लें कि वो लाइन पूर्ण रूप से बंद है। अगर किसी लाइन को आप चलती हुई लाइन में कभी भी वर्क ना करें, क्योंकि यह अघातीय यानी घाती है और यह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको सर्वप्रथम लाइन को बंद करना चाहिए, जो भी फ्यूज़ है उन्हें निकाल देना चाहिए। उसके बाद आपको अपना कार्य करना चाहिए। अगर आपको लाइन चालू करके कार्य करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, आपके साथ आपके सहभागी को नुकसान हो सकता है। और अगर आपको नुकसान ना हो या आपके सहभागी को भी नुकसान हो सकता है कि आप जिस वर्क को करें उसकी वजह से, किसी आपकी त्रुटि की वजह से, क्या मालूम, आप पूरी लाइन को क्षतिग्रस्त कर दें। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको केवल और केवल ये करना चाहिए कि आपको मेन लाइन बंद कर देनी चाहिए, स्विच निकाल देने चाहिए। पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइन में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं दौड़ रहा है, सभी करंट बंद कर दिए गए हैं, तभी आप उसको कार्य को करना चाहिए। फिर आता है आपका सुरक्षा अभ्यास, प्राथमिक चिकित्सा। तो यानी फर्स्ट एड, यानी कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना घट जाए तो आपको सर्वप्रथम आपके साथ वाले या आपके साथ जो भी हैं उन्हें के द्वारा आपको फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार वहीं पर देना चाहिए। उसके बाद आपको हो सकता है आपको अधिक आघात लगाओ, तो इसमें आपकी जीवन की रक्षा हो सकती है। गंभीर शरीर में प्रभाव धारा व संपर्क समय की अवधि पर निर्भर करता है। यानी कि जो गंभीरता है शरीर में प्रवाहित धारा का स्तर, यानी कि स्तर कम है तो आपका शरीर का नुकसान कम होगा, अधिक है तो शरीर का नुकसान अधिक होगा। धारा का प्रवाह और समय यानी कितने समय तक आप उसके संपर्क में रहे उस पर निर्भर करती है आप व्यक्ति की आयु, आपका रेजिस्टेंस, मौसम, फर्श का गीला या शुष्क होना, मुख्य वोल्टेज इत्यादि, जूते पहने थे या नहीं पहने थे, उसका सभी का आपके उस पर शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि विद्युत आघात होने पर आपके शरीर में एक झंझनाहट की अनुभव होता है और शरीर में समय ही पीड़ित व संतुलन नष्ट करके उसको गिरा देने के लिए बहुत होता है। यानी कि आपके जब आपको कोई भी आघात लगेगा, आघात अगर आपको लगता है बिजली के द्वारा या करंट के द्वारा, जो करंट लगेगा आपको, तो उसमें हो सकता है आपको एक झंझनाहट ही हो। लेकिन अगर अधिक आघात लगता है तो उसमें आपको झंझनाहट के साथ अकड़न भी होती है, जिससे कि आप तुरंत गिर जाएंगे
अधिक आघात लगने पर आपकी जहाँ से संपर्क आपने विद्युत से किया है या किसी तार से आप संपर्क में हैं, तो वहाँ की चमड़ी भी, आपकी जो त्वचा है वो भी जल जाएगी। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। तो उसमें आपको क्या करना है, जांच कर ले कि यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, या वो बेहोश हो गया है। प्रथम प्रक्रिया में होश में लाने का प्रयत्न करें। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो प्रथम आपका वर्क है कि आप उसे तुरंत होश में लाने की कोशिश करें। अगर वो होश में है तो कोशिश करें कि उसका श्वास क्रिया निरंतर रूप से सही से चल रही है या नहीं चल रही है, वो आपको देखना। अगर किसी को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उसमें श्वसन क्रिया यानी कृत्रिम श्वसन क्रिया कराई जाती है, जो निम्न प्रकार से है। छाती व पेट पर चोट जलन की स्थिति में मुंह से मुंह को सांस देने की विधि अपनाइए। एक आम विधि है, इसके द्वारा आपको मुंह से मुंह को सांस देने की स्थिति अपनानी चाहिए। पीठ पर चोट है, जलन की स्थिति है, तो इसमें नेल्सन विधि को अपनाना चाहिए। अगर मुंह बंद हो, ऐसी स्थिति में स्कलाफर और हल्फर नेल्सन विधि अपनानी चाहिए। इन विधियों का अभ्यास निम्न प्रकार आप कर सकते हैं। अब हम सुरक्षा चिन्ह के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ सुरक्षा चिन्ह आपके सड़क के किनारों पर लगे हुए होते हैं, कुछ अनिवार्य होते हैं, कुछ चेतावनी के रूप में होते हैं और कुछ सूचना आते हैं, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। अनिवार्य के तौर पर आपको दिखाया गया ट्रायंगल, एक्सा और लॉन्ग सेम में कुछ स्टॉप, गिव अवे, ओवरटेकिंग यानी कि आपको रुकना है, रास्ता देना है या ओवरटेकिंग नहीं करनी है, सीमा है, निषेध है, पार्किंग नहीं करनी है। तो इस तरह के अनिवार्य चिन्ह आपको फिगर नंबर 1 में दिखाए गए। और जैसे कि आप देख पा रहे चेतावनी चिन्ह, यानी कि जो आपको सिर्फ चेतावनी देते हैं, यानी कि अनिवार्य नहीं है लेकिन चेतावनी ये दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आगे क्या है। तो जैसे कि आपको चेतावनी चिन्ह नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, फिगर नंबर 2 में चेतावनी दिखाई जा रही है कि आगे स्कूल है यानी क्रॉसिंग है, या आगे ब्रिज है, या रेलवे लाइन है, इत्यादि इत्यादि। तो वो आपको देखना है कि वो आपके चेतावनी चिन्ह। सूचनात्मक है कि आपको सूचना दी जाती है कि जो आगे है वो आपको सूचना के रूप में आपको बताया जाता है। जैसे कि आगे पेट्रोल पंप है, आगे स्कूल है, आपको नॉइज़ नहीं करनी है, इत्यादि इत्यादि। ये कि किसी भी स्थान का रूट इस ओर है, उस ओर है, तो ये आपको देखना है। आपको मालूम है कि जो चिन्ह होते हैं वे 3 ही प्रकार के होते हैं। एक अनिवार्य होता है, एक चेतावनी वाला होता है, एक सूचनात्मक होता है। अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी है कि वो तो आपको करना है, यानी जहाँ पर रुकने का साइन है तो वहाँ रुकना है। चेतावनी है, चेतावनी का मतलब है कि आपको आगाह किया जा रहा है कि आगे स्कूल है तो आपको अपनी गति धीमी करनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा है तो आप उसे आघात ना पहुँचे या आपको कोई आघात ना हो। और सूचनात्मक के रूप में आगे हॉस्पिटल है तो प्लस का चिन्ह आएगा, आगे पेट्रोल पंप है, आपको आगे फर्स्ट एड मिलेगी, आगे पुलिस स्टेशन हैं, तो वो आपको एक सूचना के रूप में दिया जाता है।